everybody and welcome back. This is Swati Gupta, Chartered Accountant. आज हम डायरेक्ट टैक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हेड पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. I'll make sure it is simplified for you. इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 22 से 27 को कवर करता है. इसमें सबसे पहले जानना जरूरी है कि बेसिस ऑफ चार्ज मतलब कब कब कौन सी इनकम को इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर इंक्लूड किया जाएगा. कब? दो कंडीशन है. फर्स्टली आप देखिए, लैंड और बिल्डिंग दोनों होनी जरूरी है. मतलब कि अगर सिर्फ और सिर्फ वेकेंट लैंड हुआ तो हम उसको और उससे कोई इनकम आ रही है तो हम उसे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में कंसिडर नहीं करेंगे. क्लियर है बात? सेकेंड बात, ओनर होने चाहिए, उस प्रॉपर्टी के ओनर होने चाहिए. ठीक है, असेसी क्या होना चाहिए? ओनर. असेसी के पास लैंड और बिल्डिंग दोनों चीज होनी चाहिए. दूसरी बात, वो उस प्रॉपर्टी का ओनर होना चाहिए. अगर कोई ब्रोकर है और उसको कोई रेंट की इनकम आ रही है तो वो अलग से बिजनेस और प्रोफेशन या अदर सोर्स में जाएगी, पर यहाँ नहीं आएगी. ठीक है, ओनर होना जरूरी है. दूसरी बात, लैंड और बिल्डिंग होनी जरूरी है. थर्ड चीज कि खुद के प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस में काम नहीं लेगी वो प्रॉपर्टी. ठीक है, अगर फिर कोई रेंट की इनकम आती है तो वो कंसिडर नहीं की जाएगी. चलो, अब ये बात तो क्लियर हो गई कि कौन सी इनकम को हम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंडर लेंगे. अब देखते हैं इसका कैलकुलेशन कैसे किया जाता है. चलो, सबसे पहले ग्रॉस एनुअल वैल्यू लिखी जाती है. ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालना हम इसी क्लास में सीखेंगे. ठीक है, इसी वीडियो में बाद में देखेंगे. पर आप फॉर्मेट समझो कि अगर आपको ये फॉर्मेट पता है ना तो आप इनकम टैक्स का हाउस प्रॉपर्टी का क्वेश्चन कोई सा भी सॉल्व कर सकते हो. ठीक है, 100 क्वेश्चन कर लो, 100 के 100 इसी फॉर्मेट में होते हैं. क्या है? फॉर्मेट की स्टार्टिंग होती है ग्रॉस एनुअल वैल्यू, जिसको हम प्यार से जीएवी भी कहते हैं. इसमें से माइनस कर दिए जाते हैं म्युनिसिपल टैक्सेस. अब म्युनिसिपल टैक्सेस को माइनस करने के लिए दो बातें हैं. एक तो पेड बाय ओनर होना चाहिए. क्या होना चाहिए? पेड बाय ओनर. अगर टेनेंट ने, किराएदार ने, ठीक है, उसने अगर पे किया है म्युनिसिपल टैक्स तो हम यहाँ पर माइनस नहीं करेंगे. क्लियर है? जो पोर्शन ओनर ने पे किया है म्युनिसिपल टैक्स का वही पोर्शन माइनस किया जाएगा. दूसरी बात, पेड इन रेलेवेंट फाइनेंशियल ईयर. मतलब कि जिस फाइनेंशियल ईयर की हम ये कंप्यूटेशन कर रहे हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, उस फाइनेंशियल ईयर में पे किया हो, चाहे फिर वो कुछ पिछले सालों का हो. ठीक है, कौन से ईयर से रिलेटेड है वो कोई फर्क नहीं है, और पे कब किया है? इस ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर जिसकी हम बात कर रहे हैं. ध्यान रखेंगे, पेड बाय ओनर है. दूसरी बात क्या है? इसी फाइनेंशियल ईयर में पे किया गया है. अगर ये दोनों बातें दोनों कंडीशंस ही फुलफिल होती है तो हम म्युनिसिपल टैक्स को माइनस करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे. इससे क्या बात पता चलती है? अगर टेनेंट ने, अगर किराएदार ने म्युनिसिपल टैक्स पे किया है तो हम यहाँ से डिडक्ट नहीं करेंगे, माइनस नहीं करेंगे. जब ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से हम म्युनिसिपल टैक्सेस को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो कहलाती है नेट एनुअल वैल्यू. ध्यान से बोलेंगे, नेट एनुअल वैल्यू. नेट एनुअल वैल्यू को प्यार से एनएवी भी कहा जाता है. मतलब जीएवी में से म्युनिसिपल टैक्सेस माइनस कर दिए तो उसके बाद क्या आता है? एनएवी, नेट एनुअल वैल्यू. अब इसके बाद में दो डिडक्शंस दी गई है अंडर सेक्शन 24. इसके सेक्शन भी याद करें. 24 सबसेक्शन ए में डिडक्शन दी गई है स्टैंडर्ड डिडक्शन नाम से, एट द रेट 30% ऑफ एनएवी. मतलब कि हमारे पास जो ये वैल्यू आई है ना, इसका 30% हम इधर माइनस कर देंगे. क्लियर है? हमारे पास जो एनएवी आई उसका 30% हम इधर माइनस कर देंगे. इसके बाद में अब दो बातें ध्यान रखनी है. क्या? अगर नेगेटिव है, ठीक है, एनएवी अगर 0 है या नेगेटिव है तो उसका स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं दिया जाएगा. मतलब कि स्टैंडर्ड डिडक्शन एट द रेट 30% माइनस नहीं करेंगे अगर एनएवी नेगेटिव है तो. याद रखनी है बात. इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन लोन, आपने घर बनाया, ये प्रॉपर्टी जो भी बनाई है, ठीक है, इसमें कुछ लोन लिया होगा तो उसका जो इंटरेस्ट अमाउंट है वो यहाँ पर माइनस कर दिया जाएगा. ठीक है, किसमें किया जाएगा? सेक्शन 24B, सबसेक्शन 24B और 24A. याद रखना है, 24A में स्टैंडर्ड डिडक्शन एट द रेट 30%, 24B में इंटरेस्ट ऑन लोन. ठीक है, ये माइनस किया जाएगा. अब खास बात क्या है कि इवन इफ एनएवी इज नेगेटिव, इवन इफ अगर ये एनएवी जो हमने निकाली ना वो नेगेटिव है तो भी हम क्या करेंगे? इंटरेस्ट ऑन लोन को माइनस कर देंगे. जबकि हमने अभी भी क्या पढ़ा था? अगर एनएवी नेगेटिव है
डिडक्शन नहीं देंगे पर इंटरेस्ट और लोन को माइनस कर देंगे। ये समझ आई बात? तो इसके जस्ट बाद हमारे पास क्या आ जाता है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। हम यही कैलकुलेट करना है इस हेड के अंदर। फिर से देखते हैं, जीएबी में से माइनस किया म्युनिसिपल टैक्स। म्युनिसिपल टैक्स कब माइनस किया, जब ओनर ने पे किया है और रेलेवेंट फाइनेंशियल ईयर में पे किया है। तो हमारे पास आ गया एनएवी, नेट एनुअल वैल्यू। उसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन देंगे हम एट द रेट 30%। किस में देंगे, सेक्शन 24 सबसेक्शन ए में। और कब देंगे, हमेशा देंगे। बस एनएवी अगर नेगेटिव हुई तो स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस नहीं की जाएगी। फिर दूसरी बात आती है डिडक्शन में 24 सबसेक्शन बी। इसमें इंटरेस्ट और लोन को माइनस किया जाएगा, ठीक है, इवन इफ द एनएवी इज नेगेटिव। ये करने के बाद में हमारे पास क्या आ जाता है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अब हम देखते हैं कि ये ग्रॉस एनुअल वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करना है, ठीक है। ग्रॉस एनुअल वैल्यू जो हम इतनी देर से देख रहे हैं, ठीक है, उसको कैलकुलेट करना सीखेंगे। अब हम ग्रॉस एनुअल वैल्यू को कैलकुलेट करना सीखे उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो कि ग्रॉस एनुअल वैल्यू को कैलकुलेट करते वक्त बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। तो हम वो टर्म्स के बारे में सीखते हैं, ठीक है। फर्स्ट आता है म्युनिसिपल वैल्यू। म्युनिसिपल वैल्यू कौन सी चीज है, जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है ना, उसने उस प्रॉपर्टी का कोई भी एनुअल वैल्यू डिसाइड कर दी, वो क्या मानी जाएगी, म्युनिसिपल वैल्यू। एनी वैल्यू डिसाइडेड बाय द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन फॉर दैट प्रॉपर्टी विल बी कंसिडर्ड एज म्युनिसिपल वैल्यू, ठीक है। म्युनिसिपल वैल्यू को हम एमवी भी कहते हैं। दूसरी बात आती है, नेक्स्ट टर्म आता है फेयर रेंट। फेयर रेंट क्या, अगर सिमिलर प्रॉपर्टी होती इसी एरिया में, इसी तरीके की, इतने ही साइज की, तो हम उससे क्या चार्ज करते हैं, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, फेयर रेंट। रेंट चार्ज फ्रॉम सिमिलर प्रॉपर्टी, सेम तरीके की, सेम एरिया में अगर प्रॉपर्टी है तो उससे हम क्या चार्ज करते हैं, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, फेयर रेंट। म्युनिसिपल वैल्यू जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने डिसाइड करी, फेयर रेंट जो कि सिमिलर प्रॉपर्टी की रेंट है। तीसरी बात, स्टैंडर्ड रेंट। स्टैंडर्ड रेंट क्या है, मैक्सिमम रेंट ना जो रिकवर हो सकता है, वो रेंट क्या कहलाएगा, स्टैंडर्ड रेंट, ठीक है। क्या आएगा, मैक्सिमम रेंट कौन सा है, स्टैंडर्ड रेंट में मैक्सिमम रेंट, यहाँ पे चार्ज फ्रॉम सिमिलर प्रॉपर्टी, जबकि म्युनिसिपल वैल्यू में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हमें दे रही है। अब आता है एक्चुअल रेंट। ध्यान से सुनना, एक्चुअल रेंट हम कब कंसिडर करेंगे, जब रेंट ऑफ द पीरियड फॉर विच द प्रॉपर्टी वाज अवेलेबल फॉर एक्चुअल लेट आउट। जिस महीने के लिए ना मैं फॉर एग्जांपल एक घर में रह रही हूँ, ठीक है, मैंने जिस दिन से उसके आगे लेट आउट का बोर्ड लगा दिया कि अवेलेबल फॉर रेंट लगा दिया, उस दिन से हम क्या मानना चालू कर देंगे, एक्चुअल रेंट मानना चालू कर देंगे। जरूरी नहीं है एक्चुअल रेंट को मानने के लिए, कंसिडर करने के लिए जरूरी नहीं है कि एक्चुअली में कोई जना ऑक्यूपाई करे, कोई टेनेंट आए, कोई किराएदार आए और रहे और रेंट दे। हमें एक्चुअल रेंट कैलकुलेट करते वक्त क्या देखना है, क्या इंपॉर्टेंट बात है कि हमसे देखना है कि कब से वो अवेलेबल था फॉर लेट आउट, फॉर रेंट, ठीक है। पीरियड फॉर विच द प्रॉपर्टी वाज अवेलेबल, देखो अवेलेबल है ना जब से, तब से क्या मानना है हमें मानना है एक्चुअल रेंट। इसके बाद में आता है एक और इंपॉर्टेंट वर्ड, अनरियलाइज्ड रेंट। कभी कभी ऐसा सिचुएशन आती है ना जब किराएदार ना तो खाली कर रहा है और ना ही पैसे दे रहा है, ठीक है, तो हम क्या मान लेंगे, अनरियलाइज्ड रेंट, कि वेकेट भी नहीं किया जगह को, ना ही खाली किया, ना ही उसने रेंट भरा, तो वो जो असेसी है, जो ओनर है, उसके हाथ में क्या कंसिडर कर लिया जाएगा, अनरियलाइज्ड रेंट। इसके बाद में लास्ट टर्म आती है लॉस ड्यू टू वैकेंसी। लॉस ड्यू टू वैकेंसी हम उस पीरियड की मानेंगे जब से अवेलेबल फॉर क्या था, अवेलेबल फॉर रेंट था, अवेलेबल फॉर रेंट आउट, लेट आउट था, पर वो ऑक्यूपाई नहीं हुआ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने मई में, ठीक है, बोर्ड लगा दिया, 1 मई को बोर्ड लगा दिया अवेलेबल फॉर लेट आउट, पर वो ऑक्यूपाई तो जुलाई में हुआ, तो 2 महीने वो वेकेट था, पर मैंने बोर्ड लगा रखा था, तो अवेलेबल तो था पर फिर भी ऑक्यूपाई नहीं हुआ, तो उस पीरियड को, ठीक है, उस ड्यूरेशन के पीरियड के रेंट को हम क्या मानेंगे, लॉस ड्यू टू वैकेंसी, कि वेकेट रह गया, अवेलेबल फॉर रेंट था पर ऑक्यूपाई नहीं हुआ, तो ये वाला जो वक्त है, ठीक है, इस पीरियड का जो रेंट है उसको हम क्या मानेंगे, लॉस ड्यू टू वैकेंसी। होपफुली आपको ये 6 टर्म समझ आए। फिर से क्विक रिवाइज करते हैं। म्युनिसिपल वैल्यू जो कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने डिसाइड करी, फेयर रेंट जो कि सिमिलर प्रॉपर्टी की से चार्ज किया, स्टैंडर्ड रेंट कौन सा हुआ जो मैक्सिमम पॉसिबल हो सकता है, एक्चुअल रेंट जो अवेलेबल फॉर रेंट है, ठीक है, अवेलेबल फॉर लेट आउट है, उस पीरियड से हम चालू कर देंगे, ठीक है, उतने महीनों का, उतने पीरियड का। अनरियलाइज्ड रेंट कि
किराएदार रह भी रहा है पर पैसे भी नहीं दे रहा और वेकेट भी नहीं कर रहा, खाली भी नहीं कर रहा, उस पीरियड के रेंट को क्या मानेंगे? अनरियलाइज्ड रेंट। और वैकेंसी, लॉस ड्यू टू वैकेंसी कब मानेंगे? जब अवेलेबल फॉर रेंट है पर आके किसी ने ऑक्यूपाई नहीं किया तो वो खाली रह गया समय पर, उस समय को क्या मान लेंगे? लॉस ड्यू टू वैकेंसी वाला रेंट मान लेंगे। चलो नेक्स्ट हम देखते हैं अब ग्रॉस एनुअल वैल्यू को, ठीक है, कैसे हम करेंगे। फर्स्ट स्टेप, इसके कुछ 4 स्टेप्स है, ध्यान से देखना। फर्स्ट देखेंगे हम एमवी और एफआर whichever is higher subject to SR, municipal value और fair rent, whichever is higher हम एक अमाउंट ले लेंगे पर उसकी मैक्सिमम लिमिट कहाँ तक रोक देंगे? सब्जेक्ट टू मतलब यहाँ पर रोक देना, इससे ज्यादा मत जाना। सब्जेक्ट टू एसआर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, स्टैंडर्ड रेंट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब स्टैंडर्ड रेंट की अगर आपको डेफिनेशन याद आ रही है तो अभी हमने डिस्कस करी थी, वो क्या थी? मैक्सिमम रेंट जो हो सकता है। तो हम जो ये कैलकुलेट करने वाले हैं वो भी मैक्सिमम रेंट से ज्यादा तो नहीं होना चाहिए। क्लियर है? देखो फिर से हम देखते हैं, ध्यान रखो क्या है। हमने देखा एमवी म्युनिसिपल वैल्यू, एक अमाउंट देखी हमने, फॉर एग्जाम्पल 20 रुपए, ठीक है। फिर हमने देखी एनुअल देख रहे हैं हम, ठीक है। फिर हमने देखी एफआर, फेयर रेंट देखी, सिमिलर प्रॉपर्टी से क्या चार्ज किया हमने वो हमने देख ली, एक बार के लिए मान लो 22, ठीक है। हम इसमें से देखेंगे विच एवर इज हायर, ठीक है, हायर वाला पोर्शन ले लेंगे, मतलब कि कितना ले लेंगे? 22। अब दूसरी बात सब्जेक्ट टू एसआर, तो देखो ये अगर 22 है ना तो हम लिखेंगे 22 और एसआर कितना है? एसआर फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं तो कितना है? एक बार के लिए मान लो 21, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे विच लोअर, तो हमारी कितनी वैल्यू हो गई? 21। एमवी और एफआर विच एवर इज हायर सब्जेक्ट टू एसआर, मतलब एसआर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। एमवी और एफआर विच एवर इज हायर पर सब्जेक्ट टू एसआर। म्युनिसिपल वैल्यू हमने ले ली, हमने फेयर रेंट की वैल्यू ले ली। अब इन दोनों में से जो भी हायर हुआ उसको हम कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड रेंट से। तीनों चीजें क्वेश्चन में दी होगी, घबराने की बात नहीं है। अब उसे हम किससे कंपेयर करेंगे? स्टैंडर्ड रेंट से। अब जो वैल्यू आई और स्टैंडर्ड रेंट विच एवर इज लोअर को हम मान लेंगे, ठीक है। ये स्टेप 1 की वैल्यू आ जाएगी। स्टेप 1 की वैल्यू हमारी क्या आ गई? 21। अब स्टेप 2 पे आते हैं, हम देखेंगे एक्चुअल रेंट माइनस अनरियलाइज्ड रेंट। एक्चुअल रेंट जिस भी पीरियड के लिए वो अवेलेबल फॉर एक्चुअल लेट आउट था उस पीरियड का हम रेंट ले लेंगे। एक्चुअल रेंट को कई दफा हम क्या कहते हैं? एक्सपेक्टेड रेंट, ठीक है। जैसे ही हमने रख दिया अवेलेबल फॉर लेट आउट का बोर्ड तब से, ठीक है। माइनस अनरियलाइज्ड रेंट, कोई ऐसा अगर पोर्शन हो, जनरली नहीं होता, ठीक है, पर फिर भी अगर कोई ऐसा पोर्शन हो जब किराएदार ने ना ही खाली करने की मान रहा है वो और ना ही उसने पैसे दिए, ना ही रेंट दिया है, तो हम उसको अनरियलाइज्ड रेंट मान लेंगे। तो जो एक्चुअल रेंट है उसमें से माइनस कर देंगे अनरियलाइज्ड रेंट, तो हमारे पास आ जाएगी स्टेप 2 की वैल्यू। अब स्टेप 1 और स्टेप 2 को कंपेयर करेंगे, जो भी हायर होगा वो स्टेप 3 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। स्टेप 1 और स्टेप 2 विच एवर इज हायर, देखो स्टेप 1 को कंसिडर करेंगे हम एमवी और एफआर विच एवर इज हायर, ठीक है, सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड रेंट जो हमने अभी सीखा। इसके बाद में हमने एक्चुअल रेंट माइनस अनरियलाइज्ड रेंट ये भी सीख लिया। इन दोनों की वैल्यू को कंपेयर किया जाएगा, जो भी हायर होगा वो हमारी स्टेप 3 की वैल्यू आ जाएगी। स्टेप 1 करेंगे, स्टेप 2 करेंगे, इन दोनों में जो भी हायर अमाउंट आएगा उसको हम स्टेप 3 की वैल्यू मान लेंगे। इसके बाद में क्या करना है? स्टेप 3 की जो वैल्यू आई माइनस जो वैकेंसी की वजह से रह गया ना, लॉस ड्यू टू वैकेंसी, कि हमने बोर्ड लगा दिया, ठीक है, अवेलेबल फॉर लेट आउट, पर वो ऑक्यूपाई नहीं हुआ, वो 2-3 महीने 4 महीने 10 महीने तक वो क्या था? खाली था, ठीक है। तो ये वैकेंसी पीरियड माना जाता है, ठीक है, किसी ने ऑक्यूपाई नहीं किया। वो अमाउंट को क्या कर देंगे? स्टेप 3 में से माइनस कर देंगे। फिर जो वैल्यू आएगी वो कहलाएगी GAV, क्या कहलाएगी? ग्रॉस एनुअल वैल्यू। और ग्रॉस एनुअल वैल्यू को कहाँ रखना है? हमने पिछले टाइम अभी जस्ट थोड़ी देर पहले पढ़ा था, क्या पढ़ा था? ग्रॉस एनुअल वैल्यू माइनस म्युनिसिपल टैक्सेस, तो आ जाएगा नेट एनुअल वैल्यू। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या लेनी है? इस चारों स्टेप्स को कैलकुलेट करने के बाद में लेनी है। क्लियर है? चलो इस वीडियो में इतना ही करेंगे, अगले वीडियो में हम आगे एक क्वेश्चन भी ट्राई करेंगे। होपफुली आपको समझ आया होगा।
बने रहो, साथ साथ चलते रहो। हम और भी ऐसे वीडियो लाने वाले हैं, पूरा का पूरा इनकम टैक्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, थियोरी क्वेश्चंस सब कुछ इधर ही लर्न किया जाएगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बी सेफ।